नमस्कार। बताइए कैसे हैं? ध्वनित भाई की मम्मी ने सही एंजॉय किया है। बेटा और माँ में कंपटीशन है, कौन आगे। हाँ जी, बताइए कैसा रहा कल का दिन। हाँ, जो लक्ष्य था इस शिविर का, यदि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ने में आपको मजा आने लगे तो फिर आगे ही आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे लौटने की स्थिति नहीं बनेगी। और इस एक महीने में हम इस स्थिति को पालें कि मानव व्यवहार दर्शन पढ़ के समझने का, जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी जिंदगी पढ़ रहे हैं। तो लगभग शाम को कल जब मैं आया तो जिस तन्मयता से आप लगे हुए थे, उसको देख के एक फील आ गया था कि ठीक चल रहा है। और देखिए, किसी एक पॉइंट के बाद हमारे खुद के भीतर वातावरण ऐसा बन जाता है, फिर हमको बाहर के वातावरण की बहुत ज़रूरत नहीं होती। जब तक हमारे भीतर का वातावरण उतना गहरा नहीं हुआ है, तब तक एक बाहरी अनुकूलता की ज़रूरत है। एक बार हमको अपने भीतर से वो मज़ा आने लगा समझने का, समाधान बराबर सुख की झलक, अपनी ज़िंदगी की झलक, उसमें कैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ, कैसे और कर सकता हूँ, और वो उसमें पूरी अपनी ज़िंदगी ही दिखने लगती है, तो बाहरी यात्रा केवल उसका एक्सप्रेशन मात्र होकर रह जाती है। यात्रा तो अंदर हो रही। और धीरे से यह भी निष्कर्ष आ ही जाता है कि बाहर की कोई भी उपलब्धि ज़्यादा देर टिकती नहीं, आई और गई। टिकता है तो अपना भाव और विचार का क्वालिटी ही टिकता है। तो शरण यही है कि स्वकृपा हो जाए और उत्तरोत्तर और बेहतर और बेहतर मैं पूर्णता की ओर आगे बढ़ पाऊँ। तो कल आपने 14 और 15 चैप्टर, कितने लोगों का 15 पूरा हो गया? बहुत बढ़िया। क्या उपलब्धि रही? कुछ शेयरिंग हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या उपलब्धि हुई? 2 दिन श्रवण भाई ने बात की और एक दिन आपने पठन किया। ये 3 दिन का सेट हमने पूरा किया। तो उपलब्धि के रूप में क्या कह सकें? तो अब पठन समस्या नहीं है किसी के लिए भी। यार ये दो पार्ट तो वैसे भी थोड़े व्यावहारिक स्तर के थे। तात्विक भाग में थोड़ी सी दिक्कत कभी कभी आती है। कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो। इसको पढ़ते हुए भैया एक चीज़ ये ध्यान में आती है कि अ, जैसे मैं यदि किताब पढ़ रहा हूँ तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि कोई बाहर की चीज़ नहीं है, मतलब वो एक्चुअल में वो मैं खुद को ही पढ़ रहा हूँ। तो पहले जब पढ़ रहे थे तो वो जो अकेडमिकली पढ़ने का जो अभ्यास रहता है कि हाँ। कोई बाहर का अध्ययन कर रहे हैं हम, ओ। इसमें एक्चुअल में ये खुद का अध्ययन है। तो यहाँ तक अभी गाड़ी पहुँची है कि हाँ, अपने आप को ही देख पाए। सारी दर्शन की सारी सूचनाओं को, सारी सूचनाओं का मतलब है कि अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। कोई भी सूचना इस बीच में से आएगी, ये कुल मिला के सह अस्तित्व है। तो मैं उस सह अस्तित्व में मेरी जिंदगी को देखता हूँ और इसको स्वनिरीक्षण कहा।
तो बेसिकली हर लाइन में स्वनिरीक्षण ही करना है। तो स्वनिरीक्षण किस लेवल का है? अभी स्वनिरीक्षण केवल शब्द तक है, अर्थ तक है, तर्क कनेक्ट होने लगा है, प्रायोरिटी में है, या वो साक्षात्कार को छूने लगा? जी। लेवल इस तक पहुंच गया कि जांचने की क्रिया 3 लेवल पे पहुंच गई है, कायिक, वाचिक, मानसिक हाँ, और कृत, कारित, अनुमोदित। ये तीनों लेवल जांच होने लगे हैं कि बहुत किया बढ़िया। हो, करवाया हो या अनुमोदना भी की हो, तो वहां तक ये बारीकी मेरी जा पा रही जिम्मेदारी। है, मेरी जिम्मेदारी है। तो मानव 27 प्रकार से कर्म करता है। कृतकार्यता, अनुमोदित, कायिक, वाचिक, मानसिक के 3-3 सेट बन जाते हैं। तो इस तरह से मानव 27 प्रकार से कर्म करता है। तो ये सारे कर्मों की जिम्मेदारी मेरी है। इन सारे कर्मों से कोई संस्कार बनता है, कोई बंधन बनता है। तो यदि चित्त शुद्धि होना है तो इन सब का हिसाब होता है। तो आसान थोड़ी है। अनुभव क्यों नहीं हुआ भैया? तुम कर लो। लेकिन एक चीज बार बार जो आपकी है ना, वो अंदर में उतरती है कि जीवन अमर है, जागृति निश्चित है। तो वो चीज बहुत मतलब बल देती है हाँ, अंदर इसमें से। भी काफी प्रमादी हुआ जा सकता है। क्या चिंता है, अगली शरीर यात्रा में अध्ययन करेंगे। जल्दी क्या है? इतने कि भाई आदमी से बड़ा कोई तर्क है नहीं। आदमी से बड़ा वो उसको किस तरफ से लेगा उसका कोई पता नहीं। बढ़िया। तो जो बात अभी आपने कही ना, उसका एक पहलू ये है कि यदि मेरा इस बात पे ध्यान चला जाता है कि मेरे सुख दुख का कारण मेरे भाव और विचार की स्थिति है और ये मेरे हाथ में है, उसके लिए जो कुछ भी अस्तित्व, सह अस्तित्व है और जो कुछ भी मूल्य, चरित्र, नैतिकता, धर्म नीति, अर्थ नीति, राज्य नीति, है ना, जो कुछ भी कहा गया है वो सब मेरे पास एक तरह से अनुभव की रोशनी के रूप में मौजूद है। तो अनुभव की रोशनी और मेरी आत्मा की साक्षी में चित्त में मैं सूचना को लाता हूँ और फिर चित्त से साक्षात्कार के लिए प्रयास करता हूँ। इसका नाम अध्ययन है। तो मानव में मूल बात इतनी है कि वो कोई चीज को मानने से शुरू कर सकता है। हमने जो माना हुआ है वो गलत भी हो सकता है। तो अब हमारे को सही वाला मानना उपलब्ध हो गया है। ये बात राकेश भाई की प्रस्तुति में आई थी कि आपकी तो अधिसंयम पूर्वक पात्रता बन गई, हमारी पात्रता कैसे बनेगी? तो वहां एक बात आई, हेलो, संयम, समाधि संयम से जो कुछ भी पात्रता बनी है उससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि हमारे पास वो अनुभव मूलक सूचना मौजूद है जिसकी रोशनी में हमको स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करना है। तो हमको तात्विक, एक तरफ दोनों हाथ लगे हुए हैं। एक तरफ तात्विक रूप में अनुभव की रोशनी क्या कहती है, आत्मा क्या है, अस्तित्व क्या है, कैसे है, तो तात्विक भाग में क्या है और व्यावहारिक भाग में उसका स्वरूप कैसा है। तो सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप भी हमारे सामने है, बिल्कुल पिन पॉइंटेड है ना, भाव में, मूल्य में, चरित्र में, नैतिकता, तमाम एंड टू एंड फैलाव यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी फैलाव। इन दो के बीच में मेरा विचार चलता है। तो मेरा विचार दूसरे के विचार से विचार लेते हुए एक तरफ वो अनुभव की ओर फैलता है, एक तरफ वो व्यवहार, आचरण की ओर फैलता है, और दोनों के बीच में क्रॉस चेक होता ही रहता है। यदि मेरा आचरण, तो अब मेरे को, अभी तक ये था कि सही कौन गलत कौन, तो अब सही गलत कौन है, तो सार्वभौम मानवीय, यदि मैं आचरण कर रहा हूँ तो सही सार्वभौम मानवीय आचरण का स्वरूप मेरे पास है, मूल्यों का स्वरूप मेरे पास है, विचार का स्वरूप मेरे पास है। तो सही भाव का स्वरूप क्या है, सही विचार का स्वरूप क्या है, सही कार्य व्यवहार का स्वरूप क्या है, और तात्विक रूप में वास्तविकता क्या है, सब कुछ सामने रख दिया है। कि ताकत, आदरणीय नागराज जी ने जैसा कहा कि ये समाधि संयम से मिली पात्रता से भी कोई बड़ी चीज उपलब्ध हो गई। ये ठीक है
कि समाधि संयम के लिए भी जो प्रयास किया वो एक दिन में नहीं हो गया। तो वही बताते हैं कि 3-4 साल तो उनको ध्यान स्थिर करने में लगा। वो जो पैसा लेके भाग गया था उसी का विचार बार बार आता रहता था। इसका मतलब है कि आदरणीय नागराज जी, जिनकी पूर्व शरीर यात्राओं की भी कोई लंबी तैयारी रही होगी, ये कोई एक दिन में घटित नहीं होता है अनुसंधान के लायक आदमी का योग्यता, उसके बावजूद भी उनको 20 साल तो समाधि में लगा। इसका मतलब है, और हम सोचते हैं कि शिविर करने से आचरण ठीक हो जाए, घर में सब ठीक हो जाए। कैसा है? तो अभी हमको ये भी अंदाजा नहीं है कि हम क्या चीज के साथ काम कर रहे हैं। एक मकान बनाते हैं, उसमें भी 1.5 साल लग ही जाता है। तो अभी हम जिस तरह की सारी एजुकेशन पाए हैं उसमें भी देखें तो 15-20 साल लग जा रहा है, हाथ में तो कुछ ठोस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिंदगी मेरी पकड़ में आ जाए, है ना, इतनी कितनी शरीर यात्राएं हम सब ने की होंगी, इन सब के बावजूद हाथ में जो आया है वो आज जैसे हैं वैसे हैं। आदरणीय नागराज जी, किसी ने पूछा कि भाई पिछली शरीर यात्रा में मैं कैसा था? बोले जैसे आज हो इससे खराब ही थे। अब उसकी रुचि खत्म हो जाती है, अब क्या पूछो उस बारे में। सारा कौतूहल एक लाइन में ध्वस्त, है ना। जैसे आज हो इससे खराब ही थे, अब हो गया, अब क्या करना है। उसका जो सार है वो अपने पास है। ऐसी तमाम साधनाएं और विधियां हैं जिनसे आप पूर्व शरीर यात्राओं के बारे में अपने जान सकते हैं। लेकिन कितना लंबा प्रयास करके मिला क्या, उतना वैल्यूएबल नहीं है। तो हम कितनी मेहनत करके क्या पाएंगे ये भी हमको ठीक से पता नहीं होगा। तो मुझको लगता है कि अभी तक की मानव जाति की जर्नी में दर्शन के रूप में जो उपाय उपलब्ध हो गया है जागृति को पाने का, ये सबसे कम मेहनत में सबसे अधिक रिजल्ट देने वाली विधि मिल गई। ना इसमें परिवार छोड़ना है, ना खाना छोड़ना है, ना व्यवसाय छोड़ना है ना, सब कुछ के साथ चलते हुए, बल्कि सबको साथ लेते हुए कुछ बेहतर आराम से चला जा सकता है। तो इस रूप में कहा जाए तो इससे सुखद और कुछ हो नहीं सकता। तो इस बात की महिमा को पहचानना कि मेरी कल्पनाशीलता के लिए निश्चित द्वार मिल गया है। कल्पनाशीलता की परिभाषा ही है आशा विचार का अनिश्चित गति। मैं चाहता कुछ और हूँ, सोचता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, होता कुछ और ही है, दोष किसी और को ही देता हूँ, कोई मेरे को देता है। और ये नर्क का फैलाव उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाता है। तो आशा विचार इच्छा की अनिश्चित गति से आशा विचार इच्छा की निश्चित गति हो जाए, कल्पनाशीलता योजना में परिवर्तित हो जाए, इसका नाम जागृति है। तो अभी हमारा पहला काम ये है कि हमारा ध्यान इस बात पे चले जाए कि मेरी वर्तमान में आशा विचार इच्छा की गति क्या है, मेरे सपनों में क्या चलता है, दिन भर मेरे विचार में क्या चलता है, किन चीजों को पाके मैं खुश होता हूं, किन चीजों को मैं पाना चाहता हूं। इससे मेरे को अपनी वर्तमान आशा विचार इच्छा की स्थिति का पता चलता है ना। ऐसा दर्शन, ऐसा परिभाषा भी है अध्ययन का, अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना। मैं उसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ, क्या किया, क्यों किया, क्या मिला। बार बार देख लें उसको, क्या मिला। तो ये सब बार बार देखने जाते हैं क्या मिला, तो क्या मिला जो है घटने लगता है। और जितना कल तक वैल्यूएबल लगता था अब उतना वैल्यूएबल नहीं लगता है ना। किसी उम्र में जब क्लास 6 में पढ़ते थे और 2 नंबर कम आए थे तो कैसा लगा था, अभी कैसा लगता है? अभी उसका कोई मीनिंग नहीं लगता। किसी को लड़की हुई, किसी को लड़का हुआ, वो कितना परेशान हुआ था। अब 20 साल बाद, 50 साल, 60 साल में पीछे लौट के देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो जाता। तो जो चीजें उस समय अधिमूल्यन के कारण वैल्यूएबल लग रही होती हैं या अपनी कंडीशनिंग के कारण वैल्यूएबल लग रही होती हैं, उम्र के साथ साथ वो आवेश शांत हो जाते हैं और वो अपनी वास्तविक कीमत की जगह में आ जाते हैं जितनी उनकी हैसियत है। तो इसका मतलब है
जिंदगी में हर चीज का एक निश्चित हैसियत है, वो अस्तित्व विधि से पहले से तय है। जो पहले से तय है ही, कौन चीज कितनी इंपॉर्टेंट है सभी मानव के लिए, वो पहले से तय है, क्योंकि हर इकाई के होने का कोई पर्पस है, हर इकाई के होने का कोई पर्पस है, और ये यूनिवर्सल है। हर इकाई के होने का कोई पर्पस है, यही उसका मूल्य है, यही उसकी मौलिकता है। इसको पहचान लेना ही मूल्य शिक्षा है। तो मानव के होने का मूल्य, पत्नी का मूल्य, पति का मूल्य, पिता का मूल्य, है ना, रोटी कपड़ा मकान का मूल्य, हर इकाई के होने का एक निश्चित पर्पस है। पर्पस का क्या मतलब होता है? प्रयोजन का क्या मतलब होता है? मानव लक्ष्य के अर्थ में उसका निश्चित योगदान है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में हर इकाई का निश्चित योगदान है। वो योगदान को हम उसका प्रयोजन बोल रहे हैं। तो मूल काम क्या है? साधना यही है, साधना है, आपको साध लेना है। अभी आशा विचार इच्छा बिखरा हुआ है, तो अनुभव की रोशनी में, अनुभव की रोशनी में आइए, आइए, अनुभव की रोशनी, आइए, 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 स्वागत, स्वागत, आइए। अनुभव की रोशनी में अपने आशा विचार इच्छा को साधना है। पहले भी कहा था, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है और वहां पहुंचना है इसकी तीव्रता भी इंपॉर्टेंट है। एड्रेस नहीं है, तीव्रता कितनी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? रोज 24 घंटे भी मेहनत किए तो क्या फर्क पड़ता है? एड्रेस नहीं है तो हम सर फोड़ लें, पहुंचना की संभावना नहीं या न्यूनतम। एड्रेस है और जाने की इच्छा नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है? एड्रेस जेब में रखा रहेगा। तो दोनों चीजों का संयोग बन जाए। एड्रेस आदरणीय नागराज जी ने दे दिया, चलने की इच्छा मेरी है, वो मेरी अपनी संस्कार की यात्रा है। इसमें भ्रम की समीक्षा और सही का मूल्यांकन ही एकमात्र यात्रा है। भ्रम की समीक्षा का मतलब अधूरेपन के अधूरेपन को पहचान पाना। कोई चीज अधूरी है, ये मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। जिस खुशी को मैं पाना चाहता हूँ, जिस सुख को मैं पाना चाहता हूँ, उस अर्थ में ये पर्याप्त नहीं है। अच्छा है, खाना अच्छा ही लगता है, कपड़े अच्छे ही लगते हैं, कोई प्रशंसा करता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन वो मेरे जीने का आधार नहीं हो सकता है। मेरे भाव और विचार और मेरी उपयोगिता ही मेरे जीने का आधार है, वही मेरी तृप्ति का आधार है। मेरा भाव और विचार अस्तित्व सहज हो जाए, मेरा कार्य और व्यवहार मानव लक्ष्य के अर्थ में हो जाए, तो जीवन सफल हो जाए। तो एक तरफ मेरी कल्पनाशीलता अस्तित्व सहज है कि नहीं, दूसरी तरफ मेरा कार्य व्यवहार मानव लक्ष्य के अर्थ में है कि नहीं, इसको जांचते रहना। ये काम जितना 24 घंटे चलेगा, सोते समय भी चलेगा, जगते समय भी चलेगा, जितनी इसकी निरंतरता हो जाएगी, उसी का नाम निष्ठा है। उसी का नाम, निष्ठा का मतलब निरंतरता। निष्ठा का मतलब निरंतरता। निरंतरता नहीं है तो लीकेज है। लीकेज जितना होगा उतना ही थ्रेशोल्ड एनर्जी आगे चढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा उपलब्ध नहीं होगी।
तो बार बार थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे गिर जाते हैं, और सालों साल ऊपर उठ के नीचे गिरते रहते हैं। धीरे धीरे ये विश्वास भी कम होने लगता है कि उठ भी पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। उसका एक ही कारण है, लीकेज। और लीकेज ना हो, लीकेज को ही आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन कहा गया। विषयों के द्वारा जो लीकेज है ये आशा बंधन है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में जो ऊर्जा का लीकेज है उसका नाम आशा बंधन है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसको ऊपर ले आइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में जो लीकेज है ये आशा बंधन है। आशा, विचार, इच्छा में जो बंधन है वो विचार बंधन है। विचार बंधन पूर्वक होता है, उसको इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के रूप में पहचाना। तो बेसिकली क्रिया शक्ति का मतलब है इंद्रियों से ऊर्जा का अपव्यय। इच्छा शक्ति का मतलब है आशा, विचार, इच्छा से अपव्यय को रोक देना। तो एक तरफ भ्रम की समीक्षा पूर्वक ये लीकेज मिनिमाइज होता है, क्योंकि मैंने पहचान लिया कि ये उपयोगी नहीं है, उसमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे ही मैं स्वीकार लेता हूँ कि यह उपयोगी नहीं है, अपने आप ही उधर ध्यान जाना कम हो जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। दूसरी तरफ सही का मूल्यांकन है। सही का मूल्यांकन का मतलब है अस्तित्व क्यों है, कैसा है, मैं क्यों हूँ, कैसा हूँ, और मानवतापूर्ण आचरण का स्वरूप कैसा है, और मैंने उसको कैसा स्वीकारा है। उसके लिए बढ़िया सूत्र है, न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। ये सब आपने लिखा हुआ है पहले, मैं तो केवल रिपीट ही कर रहा हूँ। न्याय, धर्म, सत्य के अर्थ में अपने निष्कर्षों का स्वीकार हो जाना अध्ययन है। निष्कर्ष मेरे पास है, मुझको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह का जो दबाव है उसके कारण वो रिपीटेडली होता रहता है। कोई क्षण में ये स्वीकार हो जाता है, सही का स्वीकार हो जाना, अधूरेपन का भी स्वीकार हो जाना कि ये अधूरा है। यहाँ से हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। और इसमें जो बहुत बड़ी जो महिमा है, देखो फिर से इस बात को अपने ध्यान में रखना है कि उदासी से कोई यात्रा नहीं होती, दुखी और परेशान होकर कोई यात्रा नहीं होती। यात्रा तो उत्सव पूर्वक ही होती है, और उत्सव का मतलब है मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी भागीदारी। जितना मेरा भाव और विचार अस्तित्व सहज होता है ये भी उत्सव है, जितना मेरा कार्य और व्यवहार मानव लक्ष्य के अर्थ में हो जाता है ये भी उत्सव है। भीतर भी उत्सव है, बाहर भी उत्सव है, इसके फलन में एक नया उत्सव है और उत्सव की श्रृंखला है। बाकी जो जूझना है वो अपने पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह से जूझना होता ही रहता है ना, और वो रहेगा। उसको आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है, बार बार क्यों होता है, मेरे को ऐसे ही विचार क्यों आता है ना, तो उससे जूझने की आवश्यकता नहीं है। ये हो रहा है, उसको स्वीकारने की जरूरत है। हाँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जितना जूझते हैं उतना हम कमजोर होते हैं, कमजोरी उस चीज का बल बढ़ता जाता है। तो जूझने की आवश्यकता नहीं है, यथास्थिति को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हाँ, मेरे मन में दूसरे की वस्तु देख के लोभ आता है, इसको स्वीकारने की जरूरत है। हाँ, ऐसा होता है, मेरे मन में इस तरह का विचार, इस तरह की इच्छा आती है। हाँ, आती है। ये मात्र इस बात की सूचना है कि अध्ययन अभी शेष, तो चलो अध्ययन में लग जाते। तो सूचना को सूचना के रूप में ग्रहण कर पाना, और ये सारी वातावरण अकेले में कभी कभी ये उतना अच्छे से नहीं होता है, लेकिन वातावरण की महिमा से ये आराम से हो जाता है। तो अपने आप को इस तरह के वातावरण में बनाए रखना, ये अपने में जो थोड़ा सा कम पड़ता है मनोबल,
उसको बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया और कोई दवाई नहीं। तो इस रूप में पिछले 11 तारीख से जो भी कुछ प्रयास हम सब ने मिलके किया है, उसमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये उपयोगी रहा और इसको आगे बढ़ाएं। तो मैं सोचता हूँ कि जितनी बातें मेरा कहने का भाव था मैंने आपसे शेयर किया, है ना। ये सतत अपने में चलता रहे, है ना। मेरा सुखी दुखी होना मेरे भाव और विचार की क्वालिटी के साथ जुड़ा है। मेरा सुखी दुखी होना मेरा कार्य और व्यवहार की क्वालिटी के साथ जुड़ा है। ये जो मेरा ना बाहर कोई अप्रिशिएट कर दे, बहुत अच्छी बात है ना, और कर भी दे तो उससे मेरा कोई काम चलने वाला नहीं है। करता है तो अच्छा ही लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं नहीं, मेरे तो प्रशंसा नहीं चाहिए, ऐसा है नहीं, प्रशंसा तो चाहिए। कोई कर दे बहुत अच्छी बात, नहीं करे कोई बात नहीं, तो मैं खुद ही अपनी कर लेता हूँ। लेकिन यदि हम सतत इस राह पे चले हैं, ऐसा होता नहीं है। कोई अपने में ही दुखी है, वो हमारी प्रशंसा क्या करेगा। कोई खुद से ही नाराज है ना, प्रशंसा तो तब होती है जब ओवरफ्लो होता है। खुशी आपके भीतर कोई आती है और वो ओवरफ्लो होती है, इसका नाम प्रशंसा है। अपना ही गड्ढा इतना बड़ा है, वो ही नहीं भर रहा है, अब कहाँ वो, है ना। तो इसका मतलब है कि यदि हमारे ये भी समझ में आएगा तो हम अनावश्यक परेशान भी नहीं होंगे कि सामने वाले ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इस तरह से अपने आप को संभालते हुए, घायल ना होते हुए, घायल ना करते हुए, है ना, अपने भीतर उस उत्सव को देखते हुए और लगातार जो भी नेगेटिविटी है उसको पहचानते हुए, केवल उसको स्वीकारते हुए, उससे जूझना नहीं, और लगातार अध्ययन के माहौल में अपने आप को बनाए रखना, इतना ही काम है। दर्शन में और कोई साधना नहीं है, न्यायपूर्वक जीना ही साधना है। न्यायपूर्वक जीने का एक ही मतलब है, अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति है। व्यापक वस्तु अपने आप में पूर्ण है। सभी इकाइयाँ पूर्णता में ऊर्जित हैं, गर्भित हैं, पूर्णता के अर्थ में गतित हैं। इसलिए परस्परता में उपयोगिता पूरकता को पहचानती हैं। उपयोगिता पूरकता को अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में पहचानना, यही मानव लक्ष्य है, यही मेरी साधना है। ऐसा न्याय को अपने भीतर टिकाए रखना। और मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, अस्तित्व ही ऐसा है। मैं कोई स्पेशल नहीं बन रहा हूँ, अस्तित्व ही ऐसा है। जैसा अस्तित्व है वैसा मुझको हो जाना है। तो अस्तित्व की बारात निकली है, उस बारात में शामिल हो जाना है, बढ़िया डांस करते हुए ज़िंदगी बिताना है। जिसने ऐसा नहीं किया उसका जनाजा निकलेगा, ये भी पक्का है। चॉइस अपनी। तो ऐसा एक बर्ड व्यू अपना बनाए रखते हुए आज हम पठन की गति को बदल देते हैं। आज हम पठन करेंगे 17-18 अध्याय। 17-18 अध्याय दोनों जीवन क्रिया पे है। साधन भाई से मटेरियल निकालने का एक ही तरीका है, खोद खोद के पूछा जाए। ठीक है। तो उसकी पूर्व तैयारी आप 2 दिन अब आपके पास है, आज का और कल का। इन दोनों अध्यायों को पढ़ें, जम के अकेले में पढ़ें, जम के ग्रुप में पढ़ें, खूब एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चन करें, प्रेजेंटेशन में खूब पिन पॉइंटेड क्वेश्चन करें, है ना। पहले आदमी अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर ले, फिर उससे सब लोग मिलके क्वेश्चन पूछें। ठीक, तो इससे खूब तैयारी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे। जो क्वेश्चन निकल के आएंगे साधन भैया को सुनेंगे, फिर उनसे पूछ लेंगे। बढ़िया। 17वां चैप्टर क्या है? रहस्य मुक्ति। तो टाइम बजा है 9:10। तो 17 चैप्टर में कितने पेज हैं? 17-18 में कुल कितने हैं? 37 है। 37 और 17 में कितना है? 15। लो आज 15 पेज का रखते हैं।
पेज है। एक और 10:30 पे हमारा ब्रेक होगा। 1 घंटा 1.25 घंटा अभी हमारे पास है। अपने अपने ग्रुप में पहुंच जाएं। कुछ कहना चाहते हैं? अभी आपने कहा कि जैसे इंद्रियों से ऊर्जा का अपव्यय है और आशा विचार इच्छा से ऊर्जा का अपव्यय है। एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा खोल के बता सकते हैं फिलहाल? जैसे आशा विचार इच्छा में जितना भी, एक बढ़िया सूत्र है, परस्परता में अपने आप को पहचानना ही अहंकार है। जब भी हम परस्परता में अपने आप को पहचान रहे होते हैं, इसका नाम अहंकार है। ठीक है। वो अच्छा बोलता है कि मैं अच्छा बोलता हूं, वो ठीक समझा है कि मैं ज्यादा समझाऊं। तो जब भी हम, उसका आचरण अच्छा है कि मेरा अच्छा है, या उसका आचरण तो खराब है, तो जब भी हम परस्परता में अपने आप को पहचानते हैं, इसका नाम अहंकार है। हाँ हाँ, सापेक्षता। सापेक्षता ज्यादा अच्छा शब्द है। तो जब भी मेरी पहचान कंपैरेटिव होती है, मैं दूसरे को छोटा करके अपने आप को पहचानता हूं, इसका नाम अहंकार है। या दूसरे की अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, दूसरा मेरे से अच्छा समझा है, इसको मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, मेरे भीतर से विरोध आ रहा है। तो ये पहचानने की जगह है कि हाँ, ये मेरे भीतर अहंकार है ना। तो जब भी हम सापेक्षता में अपने आप को पहचानते हैं, ये अहंकार है। अब आपका आशा विचार इच्छा, जो अपने को अपने होने रहने से स्वयं को पहचानना था, वो सापेक्षता में चला गया। अपने होने को पहचानना, होने के स्वरूप को पहचानना, अपने रहने के स्वरूप को पहचानना, जीवन को पहचानना वहां से था। तो मानव में वो होने को पहचानता है तो रहने के स्वरूप को पहचानता है, जीवन के होने को पहचानता है, सहअस्तित्व के होने के स्वरूप को पहचानता है, तब अपने आचरण को पहचानता है, तो अपनी उपयोगिता को पहचानता है। ये उसके होने रहने का स्वरूप है, ये उसके पहचानने का स्वरूप है। और उसकी बजाय मैं ये पहचानता हूं कि आपकी हाइट ज़्यादा है कि मेरी हाइट ज़्यादा है। तो रूप बल धन पद से, या अभी वो बुद्धि को भी हम रूप बल धन पद की तरफ ही ले जाते हैं, उसमें भी वही कंपैरिजन करते हैं। जीवन विद्या में और ये खतरनाक हो जाता है। अभी तक तो स्थूल आधार थे, अभी सूक्ष्म आधार आ जाता है। मैं ज़्यादा समझाऊं कि वो ज़्यादा समझे। और हर एक को जज करते रहना और अपने आप को दूसरों से ज़्यादा मानते रहना, ये और खतरनाक जगह है ना। तो इसलिए यहाँ के बारे में कहा था कि अनुभव के पहले किसी की स्थिति का मूल्यांकन करने का संभव ही नहीं। हम दूसरे के साथ, दूसरे को मेरे लिए उपयोगी है ना, भाई जीवन क्रिया इसने अच्छा समझा है, मैं इसे समझ सकता हूँ, है ना। आचरण के बारे में ये अच्छा बोलता है, मैं इसे समझ सकता हूँ। तो हम एक दूसरे के साथ उपयोगिता पूरकता को पहचान सकते हैं। तो उपयोगिता पूरकता को पहचानने ना बन जाता है, लेकिन दूसरे की स्थिति का मूल्यांकन करना ये संभव नहीं। तो ऐसा हमारे ध्यान में रहेगा तो हम अनावश्यक उस राह में नहीं जाएंगे जहां दुर्घटनाएं होती। तो ये ठीक है, ये इच्छा बंधन का, इच्छा शक्ति का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, है ना। बाकी ठीक है, आसक्तिवश, इंद्रियों में आसक्तिवश जो कुछ भी अधिमूल्यन होता है, समावेश होता है, उसके कारण बहुत सारा अपव्यय होता ही है। कितना खाना था, क्या खा लिया, जून की गर्मी में एसी 14 पे चला रखा है, कोड़ के कंबल ही सोना है। जैसे अभी जैसा मौसम है, अब इसमें एसी की जरूरत नहीं। हल्की गर्मी पड़ती है तो 28-27 पे, 28-29 पे चला लो, 28 पे चला लो, एक चादर ओढ़ के आराम से। एक चादर, गर्मी मत लगे, इतना ही तो पर्पस है। हमारा ध्यान अनावश्यक गर्मी पे ना जाए, इतना ही मतलब है। अब हमको कंबल ही ओढ़ना है, फिर एसी चलाना है। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी आदत ऐसी हो सकती है
ठीक है, एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, पर ध्यान तो चला जाता है कि ये आवश्यक है कि अनावश्यक है। तो शरीर के लिए अनुकूलता बनी रहे, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अनुकूलता को हम किस लेवल की अनुकूलता चाहते हैं, इसका भी कोई, इसमें किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं है, हमको ही सोचने की आवश्यकता है कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो फिर ये हर आयाम में शामिल होगा, वो खाने पे भी लागू होगा, सोने पे भी लागू होगा, पूरी अपनी जीवन शैली पे लागू हो जाएगा। तो ऐसा हम पहचान पाएंगे कि क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति के रूप में क्या हो रहा है। क्रिया शक्ति इच्छा शक्ति की उपलब्धि हो जाए तो ज्ञान के लिए थ्रेशोल्ड मिल गया, ऐसा परंपरा में भी कहा गया है। जी। अभी हम जैसे डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जिस भी लेवल पे उनके आचरण की निश्चितता हुई है अभी भ्रमित अवस्था में, तो उनके खान पान और रहन सहन की भी निश्चितता हो जाती है। ऐसा हम अभी सामान्य तौर पे भी देख सकते हैं कि उनको खाने पीने में बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं होती, रहने सोने कपड़े पहनने में भी पकड़ नहीं होती, ये भी हमने सामान्य तौर पे ऑब्जर्व करके देखा ही है। तो वो इसी लिंक से जाता है कि वो अंदर से नियंत्रित हुआ है, इसलिए बाहर नियंत्रण दिखता है। सारा खेल तृप्ति का है, सारा खेल सुख का है। तो मानव का समस्त प्रयास केवल और केवल सुख की तलाश में है। अब सुख का स्रोत कहीं और मिल गया है, इसलिए उसमें नियंत्रित हो जाता है। सिंपल सा खेल। अब सुख को कहीं और नहीं मिला है तो अनियंत्रित रहना ही। भैया कल अध्ययन में हृदय प्राण और चार विषय वो आता था, 2-3 जगह पे आया। तो हृदय के साथ जैसे आहार निद्रा भय प्रजनन का कनेक्शन कुछ है, और प्राण भी था बीच में, तो वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए ऐसा है कि मतलब शरीर है और शरीर में ब्रेन है, और जीवन जितने भी प्राण कोशिकाएं हैं उनके बीच के स्पेस से लगातार इच्छा गति से चक्कर लगाता है। अब ब्रेन जो है वो खोपड़ी के अंदर फ्लूइड में है ना, आदरणीय नागराज जी बोलते थे जैसे मक्खन जैसा वाइट है बोले, लेकिन जब जैसे उसको खोलते हैं हवा का एक्सपोजर पाते ही ऑक्सीडेशन की वजह से वो येलो हो जाता है। इसलिए जब भी आदमी खोलेगा उसको वो येलो दिखाई देगा, येलोइश, येलो नहीं येलोइश, लेकिन वो प्योर वाइट है। क्योंकि हम जब भी खोलेंगे तो हस्तक्षेप करेंगे, बिना हस्तक्षेप के देखा जा सकता है। ये जीवन की महिमा है, ये जीवन का महिमा है, जागृत जीवन का महिमा है कि वो शरीर के भीतर की तमाम क्रियाओं का दृष्टा है। शरीर तो बहुत स्थूल चीज है, परमाणु की क्रियाओं का दृष्टा है। तो आदरणीय नागराज जी बोलते थे कि प्योर वाइट मक्खन जैसा पानी में तैर रहा है, और उसके ऊपर करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, और उसके ऊपर मक्खन है, न्यूरॉन्स हैं, फ्लूइड है, उसके ऊपर एयर है, उसके ऊपर स्कल है, ऐसी बनावट। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमको गैस होने से किसी किसी को गैस सीधा सर में चढ़ता है। तो बेसिकली गैस स्कल और ब्रेन के बीच में प्रेशर बनाता है, तो हमारा सर दर्द होता है। तो फ्लूइड है, फ्लूइड में तैरता हुआ ब्रेन है, और उसके ऊपर वायु है, और उसके ऊपर स्कल है। और जीवन मन की तरंगें उस प्राण को कंपित करती हैं। प्राण से उस लिक्विड में न्यूरॉन कंपित होता है और एक प्रकार के वाइब्रेशन को लेता है। शरीर से कोई सूचना आती है तो न्यूरॉन कंपित होता है, उससे वो वायु कंपित होती है, और उससे वो जीवन। तो प्राण के माध्यम से जीवन अपने संकेतों का प्रसारण ब्रेन पे करता है, और ब्रेन के संकेतों का प्रसारण प्राण के माध्यम से जीवन उसको ग्रहण करता है, मन उसको ग्रहण करता है। ये दोनों का मैकेनिज्म। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कंट्रोल्ड है, जो कर्मेंद्रियां हैं वो हृदय से कंट्रोल्ड है, हृदय से नियंत्रित हैं। क्योंकि कर्मेंद्रियों का संचालन जब भी करते हैं हाथ पैर प्रजनन क्रिया और
विसर्जन क्रिया, इन तमाम में एक्शन शामिल हैं जिसके लिए ब्लड की ज़रूरत है। तो जैसे ही वो एक्शन बढ़ता है, हार्ट उसको ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए वो ब्लड हृदय के विषय है, हृदय से नियंत्रित है ना। इसलिए आप देखोगे कोई भी खुशी के क्षण में, है ना, हम खुश हुए, कोई आवेश के क्षणों में हमारा सांस बढ़ जाता है। सांस बढ़ते ही ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ती है उसमें, है ना। तो बेसिकली ये हृदय का विषय है, क्योंकि उसमें किसी एक्शन की ज़रूरत है, उसके लिए ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड के लिए हार्ट की ज़रूरत है कि ब्लड हार्ट ही सप्लाई करेगा और हार्ट के थ्रू ही ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसा वो बढ़िया। तो हृदय एक स्वनियंत्रित व्यवस्था है या हृदय ब्रेन से? तो ब्रेन के थ्रू हृदय, हृदय से शायद, और उसमें डायरेक्टली लॉजिकली भी समझ में आता है कि हाँ ऐसी ही है। तो इसमें एक मैं पूछने ही वाला था कि जो पठन हो गया है उसमें किसी को कोई प्रश्न है कि नहीं है? मतलब मेरे तो कुछ हैं, क्योंकि मैं तो ग्रुप में था नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आई कुछ चीजें। तो ग्रुप में वो पूछ लिया जाए या आप ऐसा कर लेना कि अब इस ग्रुप को समापन पे कुछ इस ग्रुप का सबकी सहमति से कुछ सोचेंगे। अब तो ये मान के चलें कि हमने एक प्रोसेस शुरू किया है और ये प्रोसेस आगे चलेगा, और इस प्रोसेस को आगे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे सपोर्ट करेंगे उसको मिलके तय करेंगे। कोई जिज्ञासा बहुत अटक रही है तो आप बोल दो, और नहीं तो फिर हम जो अभी फिर से एक बार गहराई में जाने का काम है उसको फिर से करते हैं, क्योंकि जीवन क्रिया जितना ठीक से बैठ जाएगा उतना हमारा फिर सर्किट बोर्ड पे काम शुरू हो जाता है। तो इसमें यही 15वें चैप्टर में है कि व्यवहार व हृदय के परस्पर विरोध से क्षोभ, हृदय व प्राण के परस्पर विरोध से खेद, प्राण व मन के परस्पर विरोध से तृषा। तो ये हृदय और प्राण वाली जो चीज है वो मैं समझ ही नहीं पा रहा था। अब तो हो गया। वही है, जब मन वो शरीर की संवेदना मन स्वीकारता है और मन वृत्ति को प्रभावित करता है, वृत्ति चित्त को प्रभावित करता है, तो किस तरह से गुरु लघु गुरु को चलाने का प्रयास करता है और उसमें जो विरोध है उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। जी एक और वाक्य है, हाँ ये हो जाएगा बात। अंधकार मूलतः छाया ही है। किसकी छाया है? किसी ऑब्जेक्ट की। जैसे रात क्या है? धरती की छाया। हाँ, बस इतना ही। अभी छाया और अंधकार को हम अलग अलग कर देते हैं। ध्यान देते हैं तो छाया वो है जब अंधकार की बाउंड्री दिखती है, और जब अंधकार की बाउंड्री ना दिखे तो वो अंधकार होता है। छाया की बाउंड्री ना दिखे, छाया की बाउंड्री दिख जाए, अंधकार की बाउंड्री दिख जाए, उसका नाम छाया है। छाया की बाउंड्री ना दिखाई दे, उसका नाम अंधकार है। कि रात क्या है? धरती की छाया ही तो है। धरती ट्रांसपेरेंट होती तो क्या होता? साफ दिखता सब। तो छाया और अंधकार एक ही बात है। जो ये प्राण है, वायु ही है। देखिए, जिसको अभी वायु को 5 भाग में बोला है, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, है ना। तो यहाँ बेसिकली वायु का मतलब है कुल मिला के अभी जिसको बोल रहे हैं हम एयर मॉलिक्यूल। तो एयर, अभी भी हम और आप बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? यदि बीच में से एयर निकाल देंगे तो हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत है। वो जो जीवन का कंपन है वो किसी स्थूल चीज को पहचानना है। स्थूल चीज को पहचानने के लिए स्थूल चीज ही माध्यम है। ऐसे हाँ, तरंग का इतना ही मतलब। तरंग का मतलब प्रभाव। पानी में पत्थर मारा, पत्थर मारने से जो उसमें रिपल दिखाई देता है वो प्रभाव है ना। ये प्रकाश जो है प्रभाव है। लाइट केवल अपनी जगह चमक रही है। यदि इसमें से एयर पार्टिकल बाहर निकाल देंगे तो जितना चमक रहा है बस वही चमकेगा, बाकी में अंधेरा रहेगा।
तो लाइट चमक रही है और प्रतिबिंबन विधि से जितने एयर पार्टिकल हैं उनके ऊपर ये लाइट पड़ती है और सारे पार्टिकल जगमगाते हैं, इसलिए हमको प्रकाशित कमरा दिखाई देता है। हमारी आंख की ताकत नहीं है कि एयर पार्टिकल हमको दिखाई दे। यदि आदमी की देखने की दृष्टि की देखने की ताकत बढ़ जाए तो पता चला कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पूरा एयर पार्टिकल दिखने लगे। तो देखिए बनावट में कितनी पूर्णता है कि जो दिखना है वही दिखना है, जो नहीं दिखना है वो नहीं दिखना ही हमारे लिए जरूरी है। सारा ही दिखने लगेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो खूबसूरती देखिए, डिजाइन की खूबसूरती देखिए। कल मैं सोच रहा था कि यार ये रीढ़ की हड्डी भी क्या डिजाइन है। देखो रीढ़ की हड्डी का डिजाइन देखिए कैसा है। उसको हड्डी भी होना है क्योंकि वो पूरी बॉडी को संभाले हुए है। उसको हड्डी भी होना है और उसको फ्लेक्सिबल भी होना है। फिर एक जो वो रहता है जिम्नास्ट, उसने देखो रीढ़ की हड्डी का क्या हाल कर डाला है। बाल को तोड़ मरोड़ के क्या नहीं किया उसने, क्या कोशिश नहीं की। तो स्पाइनल कॉर्ड को कह रहा हूँ, रीढ़ की हड्डी को कह रहा हूँ, क्या डिजाइन है उसका। मतलब नेचर में आप पूरी चीजों को सोचने जाओगे तो पागल ही हो जाओ। एक एक चीज जैसी है वो वैसी हो सकती है, इसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है। उसमें वर्टिब्रास हैं, उसमें मनके हैं, उसके बीच में गैप है, उसमें बीच में कुशन है। अब उसको कैसे ही मोड़ लो, है ना, कैसे भी मोड़ लो, जबकि हड्डी है। तो ये सब ध्यान देने से समझ में आता है कि ये व्यापक वस्तु और इकाई में जो क्रियाशीलता है, जो सहअस्तित्व है, उसका महिमा कैसा है। जितना जितना उस महिमा पे हमारा ध्यान जाएगा उतना उतना हमको हमारी कल्पनाशीलता को वो भरेगा। तो हमारी कल्पनाशीलता को कोई ठोस मटेरियल मिलेगा, कोई सोचने समझने के लिए कोई ठोस चीज मिलेगी। अचानक हम व्यापक वस्तु की सूक्ष्मता को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान उन सब महिमाओं की ओर जाएगा और कोई दिन धीरे धीरे अस्तित्व सहअस्तित्व है वो हमको स्वीकार होगा। जी कुछ और? नहीं, आ गया, जवाब भी आ गया। मिल गया? सवाल था लेकिन अभी सोचने पे जवाब भी आ गया। मिलेगा सब मिलेगा। प्राण की बात कर रहे थे हम लोग। प्राण में जो मस्तिष्क के न्यूरॉन से संकेत ग्रहण करने की जो क्षमता है और प्राण उसको वहां से जीवन तक पहुंचा देता है। पहुंचा नहीं देता, जीवन ले लेता है। संकेत ग्रहण हर इकाई अपना काम कर रही है। वो वहाँ कोई कंपन है, उस कंपन को जीवन पहचानता है। हाँ, तो इसके अंदर में कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रोफील्ड काम करता है? प्रभाव प्रभावित होना, प्रभावित करना। जीवन उस कंपन से जिस तरह से प्रभावित होता है और जीवन जिस तरह से उसको प्रभावित करता है, प्रभाव ही ट्रेवल करता है। इसीलिए जब हमारा फोकस वहां नहीं होता तो जीवन संकेत ग्रहण नहीं करता। हाँ, शरीर से। अब उसमें प्रभाव में इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, क्या होगा, जो भी होगा वो सब प्रभाव में शामिल। हम देखिए, ये इतनी सारी चर्चा का मतलब क्या है? इतनी सारी चर्चा का एक ही मतलब है कि कल्पनाशीलता का पेट भर जाए। कल्पनाशीलता का पेट भर जाए, तर्क तृप्त हो जाए तो तात्विकता के लिए आवश्यकता बन जाए। जब तक क्यों है, कैसा ही चल रहा है, तब तक इसका मतलब है कि मैंने उस वास्तविकता को स्वीकारा नहीं है। कोई कम डिस्कशन में भी स्वीकार सकता है, कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन में भी स्वीकारेगा। ये सबकी अपनी अपनी वृत्ति है। फाइनली बात ये हुई कि उस वस्तु के साथ में तदाकार होना और जो अपने में कह रहे हैं कि भ्रम की समीक्षा और सही का मूल्यांकन करना, तो ये भी हमको जगह जगह में इस बात पे ध्यान चला जाएगा कि कितना विश्लेषण आवश्यक है, कितना उसको पचाना। तो उस सब के लिए एक जैसा नहीं। तो बहुत सारी फाइन डिटेल्स किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है उसको बहुत उपयोगी लगे, लेकिन सभी उतनी नहीं करेंगे तो उनको कोई ज्ञान नहीं होगा। नहीं, तो कोई पॉइंट पे कल्पनाशीलता को तृप्त होना है और जीवन को ये स्वीकारना है कि हाँ ये सच्चाई है, अब मैं इस पे शोध करता हूँ। मेरा प्रयास कहाँ से शुरू होता है? जहाँ से क्वेश्चन एंड होते हैं, जीवन में लॉजिक तृप्त होता है, इंफॉर्मेशन लगता है कि अब पूरी हो गई,
वहां से वो खुद उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते, जो साक्षात्कार के लिए प्रयास। भैया प्राप्त कर्तव्य वांछित, प्रेरित व सूचित भेद से है। तो वांछित पढ़ के समझ में आ जाएगा, मेरे भी ऐसे ध्यान नहीं। हाँ, तो आगे लिखा है प्राप्त कर्तव्य का निश्चय पूर्वक किया गया मनन, चिंतन, विचार, चेष्टा, प्रयोग, प्रयास, व्यवसाय व अनुसंधान क्रिया ही निष्ठा है। सुनो ना, इसको अपन निपटा लेंगे अलग से, हाँ। है ना। मेरे को लगता है कि पूरी सभा उस इंतजार में है कि हम शुरू करें, तो अपने अपने ग्रुप में हो जाइए और 17वां चैप्टर शुरू कर दीजिए। कुछ होगा तो अपन 1 to 1 में निपटा लेंगे। और एक बार लौट के फिर से मैं चाहता हूँ कि साधन भाई के आने के पहले हमारा 17-18 चैप्टर पूरा हो जाए। हम क्लियर कट अपनी जिज्ञासाओं के साथ हों, हम क्लियर कट अपनी एक क्लैरिटी के साथ भी हों कि हाँ ये तो पार्ट ठीक लग रहा है, ये तो पूरा हो गया है, तो हमको एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा और आगे के लिए फिर जो समय बचेगा उसमें फिर और पठन का काम हम करेंगे। हाँ जी, है कैसा रहा हो तो सबने वीडियो में देख लिया, अब कैसा क्या। नहीं, मेरे लिए तो इतना ही था कि मेरे ध्यान में इतना ही था कि एक तरह से दर्शन लोगों के बीच में स्थापित हो। तो मेरे पास 5 ही मिनट था, तो 5 मिनट में जो कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए कि दर्शन लोगों के बीच में एक नाम कम से कम इस्टेब्लिश हो जाए कि हाँ ये सारी सूचना जो कुछ भी चल रहा है कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है। तो स्रोत को लोग पहचान लें और जिन नामों से वो परिचित हैं उन नामों उनके संदर्भों में जो भी घटनाएं घटी थी उससे उनका ध्यान चला जाए और एक वातावरण ऐसा बन जाए कि हाँ भी कोई इसमें कोई इज्म वाला मामला नहीं है, है ना, कोई एक सार्वभौम सा मामला है या देखने लायक कोई चीज़ है। तो उतनी बात मैंने कहने की कोशिश की और ठीक है, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। सबने मिलके जो प्रयास दिल्ली एजुकेशन के लिए किया है ना, उसमें जो कुछ वातावरण बन रहा है और आगे जो संभावनाएं हैं, मुझको लगता है कि काफ़ी आगे आने वाले समय और बेहतर होगा। पिछले 7 साल में जो कुछ भी हुआ है वो एक फाउंडेशन का काम ही हुआ है और बहुत सारी उतार चढ़ाव से गुजरते हुए क्या है कि सामने वाला भी, ये अभी का हमारा जो लोकतंत्र है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें सार्थक काम करने की गुंजाइश बहुत कम है। ऐसे में और हर चीज़ एक दूसरे को बताई जाए वो संभव नहीं होता है कई बार। तो जब हमारे पास सूचना पूरी नहीं होती है तो हमको भी ऐसा लगता है कि ये हो जाता, ये और हो जाता, ऐसा होता तो ठीक रहता, वैसा होता तो ठीक रहता। फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ अपने एक घर में हम एक बात को लेके कितना जूझ रहे होते हैं, अपने ही परिवारजनों के बीच में किसी एक सही बात को सभी स्वीकार लें, इसमें कितनी स्ट्रगल होती। और उस तरह के प्लेटफॉर्म जहाँ सभी एक दूसरे के लिए षड्यंत्री कर रहे होते हैं बड़ा हिस्से में, ऐसे में किसी सही अपने घर में भी और घर के बाहर भी, ऐसे में घर मतलब राजनीतिक घर, ऐसे में किसी सही चीज़ को निकाल ले जाना ये आसान काम नहीं, वातावरण उतना आसान नहीं। फिर भी सबके स्नेह सहयोग से, बाबा जी के आशीर्वाद से जो कुछ हो पाया वो सुखद है, आगे और बेहतर होगा, इसकी सुस्पष्ट संभावना है। बढ़िया, चलिए हो जाएगी। 9:30 बजे हैं, 10:30 बजे हम लोग उठेंगे, तो 1 घंटा अपने पास है अभी। पहला पठन अकेले, पहला पठन अकेले। देखिए अकेले वाले पठन को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ग्रुप में ना आपका पता नहीं चलता है कि आपने क्या किया और दूसरे ने क्या किया। पहला पठन अकेले करें, पेन कॉपी के साथ करें, पेंसिल के साथ करें, क्या समझ में आया क्या नहीं आया उसको अंडरलाइन करें, कितने क्वेश्चन बने उनको कॉपी पे लिखें, है ना। तो पहला पठन अकेले करें और पूरी ताकत के साथ करें। अकेले में आपको बहुत अकेले में ऐसा लगता है उतनी क्वालिटी नहीं आती है, आप किसी एक के साथ 2 होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हो क्या रहा है।
तो जिनको अकेले ठीक लगता है वो अकेले कर लें, जिनको किसी दो के साथ ठीक लगता है दो के साथ कर लें, लेकिन फाइनली आपकी अकेले की झोली में क्लियरली मामला आ जाए।